नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय समर स्मारक के साथ करने के नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कदम की गैर भाजपा दलों ने आलोचना की है। दिल्ली में तो कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन तक किया। 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय समर स्मारक ज्योति में कर दिया है। विपक्ष इस कदम की आलोचना कर रहा है तो सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का तर्क है अमर जवान ज्योति का नए राष्ट्रीय स्मारक की ज्योति में जो विलय हुआ है उसे बुझाया नहीं गया है। पीएम मोदी ने तो ट्वीट कर नेताजी की प्रतिमा स्थापना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि देश नेताजी के प्रति ऋणी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट जबकि चौड़ाई 6 फीट होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रतिमा की स्थापना के जरिए भारत अपने इतिहास पर फिर से अपना दावा साबित करेगा। Wonder at these people, especially the Congress wordsmiths that come out and try and combine all kinds of words into statements that they try and make and create a fake narrative. The fact is that ever since 1947, men and women of the armed forces have served and sacrificed for the country. तो अमर जवान ज्योति पर केंद्र के कदम की लगातार आलोचना की जा रही है। विपक्षी दलों ने इसे सैनिकों का अपमान बताया है। आपको बता दें कि कल से इस मसले पर बहस चल रही है। लगातार विपक्षी दल अमर जवान ज्योति को लेकर अपनी अपनी राय प्रकट करते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का ये कदम कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये बड़ी और अहम खबर कल से ही बनी हुई है और अब इसके मायने क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम यही चर्चा करेंगे कि अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक ज्योति में जो मिलाया गया है, ये जो विलय किया गया है, आखिर इसका महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, रक्षा विशेषज्ञ इसे किस तरीके से देख रहे हैं और जो आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि सरकार सैनिकों का अपमान कर रही है, क्या वाकई में इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई है, ये तमाम बातें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों से हम चर्चा करेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों से हम चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लगी हुई थी जिसे अब नेशनल वॉर मेमोरियल में विलीन कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर रक्षा विशेषज्ञों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो विपक्ष लगातार भड़का हुआ है और इस कदम को शहीदों का अपमान बता रहा है। और चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अरविंद विद्रोही जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और इनके अलावा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अनिल गौड़ जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अनिल गौड़ जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। सर, कल से ये बहस चली आ रही है, अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में जो विलीन किया गया है इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। इसके अलावा विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये हमारे सैनिकों का अपमान है। आप खुद सेना के साथ जुड़े रहे, अब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ पैनल पर बैठे हुए हैं। आप ही समझाइए कि आप वाकई में सरकार के इस कदम से शहीद सैनिकों का अपमान हो रहा है। इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जब भी कोई कार्य होता है सैनिकों के लिए ये उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है अपने अपने मफाद के लिए। देखिए, अमर जवान ज्योति जो थी, पहले उसका समझने का आपको बहुत जरूरत है कि हमारे देश में कोई भी एक ऐसा नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। 47 के बाद से लेकर जब तक ये नया वाला बना, उससे पहले कोई भी हमारे देश का कोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट जो बना वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उन सैनिकों की याद में जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हुए वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे। अब हुआ गया, जब 71 की लड़ाई, पहले देखिए 47 हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ, 47 के बाद 62 हुआ, 62 के बाद 65 हुआ, 65 के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 71 की जब लड़ाई हुई, जब 71 की लड़ाई के बाद जब ये इतनी हमारी विक्ट्री, बड़ी विक्ट्री हुई उस टाइम, तो तब सोचा गया कि चलो
कहीं एक स्मारक बना लेते हैं। अब उसमें भी आप देखिए, उस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे भी कोई जगह नहीं दी और कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बने। उन्होंने उसी एक इंडिया गेट के अंदर एक स्मारक बना दिया, उसने कहा जी ये अमर जवान ज्योति है। अब देखिए सैनिक का क्या है, सैनिक ने तो श्रद्धा देनी है और अपने जो हमारे जो सैनिक जो भी वीर गति पाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में वो उनको वो कहते ठीक है चलो अब आपने ये दे दिया। फैसला किसका था? गवर्नमेंट का उस टाइम का। जी। उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट चाहती तो एक नेशनल वॉर मेमोरियल बना सकती थी, एक जिस भव्य तरीके से ये अभी नया वाला बना है उस तरीके से बना सकती थी। नहीं बना, कोई बात नहीं, चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। फौज की तरफ से, आर्म फोर्स की तरफ से हमेशा गवर्नमेंट को ये बताया गया कि देखिए जी हमें एक नेशनल वॉर मेमोरियल एक जगह दीजिए जहां पे हम एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाए, जहां पे हमारे जितने शहीद हुए हैं लोग उनका एक उनके लिए जब है जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निजी घर वाले बाकी दूसरे भी लोग जो है जो सिविलियंस हैं जो वैसे भी एक देश के अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल हर देश के अंदर होता है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के अंदर सरकारें जो रही उन्होंने नहीं दिया और बड़े बड़े तर्क दिए कि भाई आप नेशनल वॉर मेमोरियल जो है कंटोनमेंट में बना लीजिए, आप कहीं और बना लीजिए, आप किसी और जगह बना लीजिए। अब आर्म फोर्सेस चाहते थे कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो ऐसी जगह बने जहां आम आदमी देख सके और आम आदमी श्रद्धांजलि दे सके और एक मैसेज आता है सारे मुल्क के अंदर, सारे युवा पीढ़ी के अंदर कि देखिए ये हमारे शहीदों का जो है स्मारक है। अब ये 2014 के बाद ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अप्रूव किया ये नेशनल वॉर मेमोरियल का सिलसिला और उसमें आपको पता है ये इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम और एक नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया। अब देखिए विडंबना क्या है, 400 मीटर की दूरी पे नेशनल वॉर मेमोरियल है, एक इधर आपके पास अमर जवान ज्योति है। अब जो हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे सैनिकों के लिए है और नेशनल वॉर मेमोरियल में 47 से लेकर आज तक जितने हमारे सैनिक ये लास्ट में जो गलवान घाटी में भी जो इंसिडेंट हुए उनके शहीदों के भी नाम अमर जवान ज्योति वहां पे अमर जवान ज्योति जलती है। ये नहीं वहां अमर जवान ज्योति नहीं है, अमर जवान ज्योति वहां भी जलती है। अब ये दो अमर जवान ज्योतियां जलना ये कोई मेरे हिसाब से हमारे सबके हिसाब से कोई मायने नहीं था ज्यादा, तो इसलिए इसको ये कहा गया कि ये जो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट वाली है ये ज्योति जो है सिर्फ ज्योति को उसके अंदर मर्ज कर ले, ये इसी हिसाब से है जैसे गंगा जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ये जो चीज है एक बड़े जो हमारा स्मारक है उसके अंदर वो उसको मिला दिया है। बाकी अमर जो वहां पे सिंबॉलिक हमारा जो वो एक बना हुआ स्थान बना हुआ है उसके नीचे एक वो राइफल है, राइफल के ऊपर टोपी है, उल्टी राइफल के ऊपर टोपी है जो एक प्रतीक माना जाता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं जो वीर गति पाए गए हैं अननोन सोल्जर उनके लिए वो वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और ये पता नहीं पॉलिटिसाइजेशन क्यों हो रही है कि देखिए जी आपने उनका ये कर दिया वो कर दिया। ये इससे होता क्या है, देखिए अब उठाने के लिए बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, हमें पता है 47 से लेकर आज तक किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया है देश के अंदर। नजर आ रहा है अनिल जी की सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो विपक्ष उसका समर्थन नहीं करेगा, यानी कि विरोध करने के लिए बस विरोध हो रहा है और उसका हमने जीता जागता नमूना देखा। कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सड़कों पर उतरकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। अरविंद विद्रोही जी, पॉलिटिकल एंगल से इस मसले को देख लेते हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अब क्या विपक्षी दल चुनाव में इसे भी बड़ा मुद्दा बना सकते हैं कि देखिए सैनिकों का अपमान कर दिया साहब, अब ऐसी पार्टी को आप वोट मत दीजिए? पल्लवी जी, सबसे पहले सेना से जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी पत्रकार साथियों को, आपको, देश के सभी नागरिकों को जय हिंद। जी सर। हम जो है प्रवेश कर चुके हैं भारत के नवनिर्माण के युग में और आजाद हिंद फौज के नायक, आजाद हिंद फौज के, और सच कहूं तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर और नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद। देश की आजादी में लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे? वो थे जो ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे।
उसके पहले के कालखंड में जाए तो जो मुगल शासक थे उनसे लड़ने वाले भारत के मां भारती के सपूत थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ने वाले भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीर नहीं हो सकते हैं। भारत के नागरिक कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत के लिए बलिदान होने वाले लोग, भारत की सीमाओं पर भारत के अंदर लड़ने वाले, भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले, आजादी को अछूट रखने वाले लोग होते हैं। ये फर्क विदेशियों से नाता रखने वाले लोग, ब्रिटिश हुकूमत से नाता रखने वाले, ब्रिटिश सभ्यता से नारा रखने वाले और साम्राज्यवादी सोच के पोषक लोग नहीं रख सकते हैं। वो इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को, शौर्य को, उनके बलिदान को, उनके इतिहास को आजादी के बाद से अब तक छुपाया गया, ढपाया गया, कमतर प्रचालित, प्रसरित किया गया। भगत सिंह के योगदान को, उनके संघर्ष को सामने न लाने देने का एक दुष्चक्र हुआ। 90 के दशक में भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन हुआ। तो वास्तव में जो आपने कहा कि इसका राजनीतिक विश्लेषण करिए, इसका राजनीतिक विश्लेषण सिर्फ यह है कि जब लोगों को मालूम चला कि आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस जगह पर रहेगी जहां पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी लॉर्ड पंचम की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को हटा करके जब आकस्मिक रूप से कोई व्यवस्था न होने के कारण अमर ज्योत को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया, तब उनके पास, हमारे पास, देश के पास अपने सैनिकों को कहीं स्मरण करने का कोई स्थान नहीं था, उचित स्थान नहीं था। इसलिए वो टेम्परेरी रूप से वहां पर स्थापित की गई थी जी। जब युद्ध स्मारक बन गया, सभी रक्षा विशेषज्ञ, सेना से जुड़े हुए लोगों की मांग थी, उसको भारत की सरकार को पूरा करना था, और भारत की इस सरकार ने पूरा किया। ये पहले हो जाना चाहिए था। पहला काम होना चाहिए कि देश की सीमा पर रक्षा अगर कोई सैनिक कर रहा है और सैन्य दलों की तरफ से कोई मांग होती है अपने स्मारक की, अपने हित की, तो होना चाहिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सेना पर लड़ रहे जवान के हित की पूर्ति, और दूसरी तरफ किसान की बेहतरी की पूर्ति, और बीच में नौजवान भी आ जाता है। जय जवान जय किसान जय नौजवान, इसी से देश की संरचना होती है। लेकिन जिस देश को गरीबी, भूख और देह की जरूरतों में सरकारों ने बांध करके रखा, वो आत्मा से और भावना से नहीं जुड़ पाता है। इस देश को देश की आत्मा से और अपनी भावना से जुड़ना पड़ेगा। इस देश को जुड़ना पड़ेगा हर एक नागरिक को, उस सैनिक की भावना से, उस सैनिक के परिवार की भावना से, जो अपने, देखिए, साल के बाद, एक एक दो महीने के बाद सैनिक बलों की और मां भारती की सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिक शहीद हुए। हमने उनकी जो विधवाएं थी, जो आकस्मिक मौत के गाल में गए हुए बहादुर सीमा पर लड़ने वाले जवान थे, उनके परिजनों को रोते बिलखते देखा है। युद्ध स्मारक बना है, वहां भी ये लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे परिवार के वो लोग, वहां एक साथ अमर ज्योति जलेगी, सब इकट्ठा होंगे, परिवार के लोग। कांग्रेस कह रही है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस मसले पर, यानी कि साफ दिख रहा है कि अभी इस मुद्दे को छोड़ने का कोई मन नहीं है कांग्रेस का। और राहुल गांधी ने तो अपने ट्वीट में ये तक कह दिया कि कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से इस ज्योति को जलाएंगे। क्या मतलब समझा जाए? ज्योति जलाएंगे यानी कि एक बार फिर से शिफ्ट हो सकता है अगर सरकार इधर उधर होती है तो? देखिए, उनकी सरकार आएगी, उनको जो करना होगा कर लेगा। इस देश ने देखा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया सैनिकों के लिए, ना सुविधाएं दी, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दिया, ना जॉर्ज फर्नांडिस थे तो उन्होंने जूते वूतों की सारी व्यवस्था की। इन्होंने किया क्या है? जो अच्छा किया उसकी तारीफ होती है। इंदिरा गांधी ने देश के सैनिकों पर भरोसा करते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको देश नमन करता है, पुरस्कार नमन करता है। लेकिन कांग्रेस को बताना पड़ेगा ये कौन सी कांग्रेस है। इंदिरा जी की कांग्रेस है, ये नेहरू की कांग्रेस है, कि ये होम की कांग्रेस है, कि ये विदेश से चलने वाले सोनिया कांग्रेस है। कांग्रेस भी बहुत लंबा सफर की है। तो ये जवाब लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही मांगेगी और जनता को देना पड़ेगा। रही बात नेताजी असली पीड़ा क्या पीड़ा ये है, नेताजी वहां पर स्थापित होता है। देशवासियों को इस बात को सबको समझना चाहिए, अमर ज्योति कहीं नहीं पूजी है। राहुल गांधी का ये झूठ हिंदुस्तान के लोगों को समझ में
आ चुका है, लेकिन इनकी असली पीड़ा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के महानायक थे, जिनको 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रों ने अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया था, वो राष्ट्र नायक पुनः स्थापित हो रहा है। आज लोग ये समझ रहे हैं और इंडिया गेट पर लिखे हुए एक एक जो भी सैनिक थे वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नौकरी कर रहे सेवक थे। वो माँ भारती में जन्मे हुए लोग थे, भारतीय थे, लेकिन वो माँ भारती की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, वो भारत के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के हित के लिए लड़ने वाले लोग नहीं थे योद्धा, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए लड़ने वाले लोग थे। गांधी ने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तिलक ने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, सुभाष बाबू ने लड़ी, भगत सिंह ने लड़ी, करतार सिंह सराभा ने लड़ी, लाला लाजपत राय ने लड़ी, उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्ष में लड़ने वाले लोगों के वहां नाम लिखे हैं। ये अंतर कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस हूम के द्वारा स्थापित हुई कांग्रेस ही है या वो इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटा। इंदिरा गांधी अभी इतनी ही उन्हें समझ होती तो इस हश्र पर कांग्रेस शायद नहीं पहुंचती देश में। अगर इतना ही वो समझ पाते तो ये हश्र अभी नहीं हुआ होता। मैं लौटती हूँ आपके पास। अनिल गौड़ जी, एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या अंतर महसूस कर पाते हैं मोदी सरकार के कदमों के बाद? जब से देश में मोदी गवर्नमेंट आई है, सेना को लेकर जो कुछ भी प्रयास किए गए उनमें एक ये नेशनल वॉर मेमोरियल भी है, इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? बदलाव क्या कुछ महसूस करते हैं और इन बदलावों को किस तरीके से देख रहे हैं? पल्लवी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब जो है जी, वो कई लोगों को, कई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो ये ऑपोजिशन पार्टी है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। देखिए, मैं देश को इस हिसाब से हिस्ट्री को बांट लेता हूं कि 2014 और 2014 से पहले जी, क्योंकि उस 2014 से पहले ज्यादातर सरकार कांग्रेस की रही, और 2014 के बाद ये अभी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सदारत में। अब आप देखिए, आप चलिए पीछे से 47 से चलिए, जम्मू कश्मीर का मसला, उससे पहले जम्मू कश्मीर के विलय का मसला, उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर में जब ये पाकिस्तान ने इधर इसके ऊपर अटैक किया, तो उसके बाद जब हमारी फौजें पूरी की पूरी उनको खदेड़ने में लगी हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर करके यूएन में चले गए, फिर उस मसले को वहीं बैठाया रखा। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में जो आज तक जो उसका जो रेजोल्यूशन है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि वो अग्रेसर है और उसको वहां वकेट करना है और हिंदुस्तान को इलाका सौंपना है, हिंदुस्तान की फौज जाके उसको स्टेबलाइज करेगी और बाद में उधर प्लेबिसाइट होगा, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में आप देखिए आगे चलिए, उसके बाद आ गया 59, जब चाइना के साथ में ये जो मसला जो चाइना का आज बना हुआ है LAC के ऊपर और हमारी सरहदों के ऊपर, उसका भी उस टाइम चाउन लाइन ने कहा था बैठ के हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री जी को उस टाइम इतना टाइम ही नहीं था, वो लगे हुए थे इसके लिए कि नॉर्थ और साउथ कोरिया की जो लड़ाई है उसको अंदर स्टेटमेंट्स बनने के लिए लगे हुए थे, और अपना जो देश है यहाँ पे उन्होंने सारा दे दिया। और जब अक्साई चीन ले लिया तब उन्होंने कहा देखिए जी वहां तो एक घास भी नहीं उगता, क्या करना है हमने उस जगह को। उसके बाद आप आगे आ जाइए, 62 की लड़ाई हुई, क्या बुरा हाल हुआ, हमारी फौज के पास ना इक्विपमेंट था, और फजूल के ऑर्डर देके, ये नहीं कि एक जो आपके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप उसकी एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से चलिए। आप एक पॉलिटिकल तरीके से बिना जाने अनजाने टेरेन जाने आपने इतने लोग शहीद करवा दिए। उसके बाद 65 की लड़ाई हुई, आप देखिए 65 की लड़ाई में भी क्या हुआ। 65 की लड़ाई में भी हमने इतनी मुश्किल से हाजी पीर पास जो है हमारा बारामूला सेक्टर के अंदर, हमने इतनी शहादतों के बाद वो लिया, और हमने जाके शास्त्री जी ने जाके वहां पे जो हमारे जो ताशकंद के अंदर वो वापस दे दिया उनको। वो हाजी पीर पास की वजह से ही बारामूला में जो आपको पता है जो मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे इतने जवान जो वहां पे शहीद हुए, वो उसकी वजह से है, क्योंकि वो पास ऐसा है वो ओवरलुक करता है पूरा वैली को, बारामूला को, उसके अंदर हमारे सारे इंस्टॉलेशन के ऊपर। उसके ऊपर आप बाद में आ जाइए 71 की लड़ाई की। अब 71 की लड़ाई, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी जी मान गई सैम मानेकशॉ की बात और उन्होंने उनको दे दिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है
एक लड़ाई उस हिसाब से हमारी जो वो मिलिट्री विक्ट्री थी, मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि अगर उसमें भी अगर दखलंदाजी होती, जिस हिसाब से चाहते थे कि वो जून जुलाई के अंदर लड़ाई छेड़ दें, तो हमारी निश्चय ही हार होती। पर उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ ने ये दे दिया सारा का सारा नियंत्रण सैम मानेकशॉ को, और फौज ने जो लड़ाई करके उसके, पर उसके बाद फिर देखिए आपने क्या किया, पॉलिटिकल में क्या किया। आपके पास 94,000 सैनिक बंदी थे, आपके पास इतना इलाका था पाकिस्तान का आपने लिया हुआ, आपने वो सारा का सारा दे दिया, ना आपने कश्मीर का मसला हल कराया। यहाँ पे छंब के अंदर जो हमारी जमीनें थी, छंब के अंदर 8,000 फैमिली जो जिनकी जमीनें थी वहां पे, जो पाकिस्तान जब मनवर तभी तक आ गया था, वो भी आपने वो भी नहीं लिया वापस, और उन बेचारों को रिफ्यूजी की तरह वहां पे बसाया हुआ है अब फिर बॉर्डर के ऊपर। तो उसके बाद में आप देखिए, हम बार बार ये चीजें कहते रहे कि देखिए जी, फौज की जो मॉडर्नाइजेशन है, फौज के अंदर जो चीजें हैं, वो हमेशा फौज को एक दर्दनाक तरीके से देखा गया। बाकी जी कार्रवाई है आपको पता ही है, बोफोर्स हुआ, वेस्टलैंड हुआ, जो भी कुछ होता रहे चलता गया। 2014 के बाद में जब ये गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सबसे पहले एक तरीका ये किया, उन्होंने फौज की जो है जितनी हमारी डिमांड्स थी, सबसे पहले तो ओआरओपी की थी, वो भी दे दी। उसके बाद में बॉर्डर के ऊपर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा आपका, आप किस हिसाब से लड़ेंगे, आप किस हिसाब से अपनी फौज को भेजेंगे वहां पे, और किस हिसाब से लॉजिस्टिक सप्लाई करेंगे, वो किया। उसके बाद में आप देखिए आत्मनिर्भर के मसले में जितनी हमारी जो अभी तक जो हमारा सामान जो है सारा बाहर से आता था, और उसमें एक बड़ा फेमस मैं आपको स्कैंडल बताऊंगा, वो टाटरा का स्कैंडल था, टाटरा गाड़ी का स्कैंडल था, जो हेवी गाड़ी होती है। वो जब जनरल वीके सिंह थे तब उन्होंने एक्सपोज किया था कि वो टाटरा का जो है वो 70 के दशक का मॉडल हमें दे रहे थे वहां से, तब से क्यों ये जो बिमल है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के थ्रू मैन्युफैक्चर करके वही 70 का दशक का मॉडल। और हालांकि टाटरा अभी जो जिस मॉडल बना रहा है वो पूरा टोटल एक कहते हैं ना एबीसी एंड न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर और बैक्टीरियल और केमिकल वॉरफेयर का एक बख्तरबंद गाड़ी बनती है, वो नहीं थी, हमें वो ही दे रहे थे और कमीशन दे रहे थे कि चलो ही चलता चले। तो ये सारी चीजें बंद करने के बाद में फौज को एक लगा कि हाँ एक गवर्नमेंट आई है जो उनकी बात सुनती है। नेशनल वॉर मेमोरियल की बात थी, इस गवर्नमेंट ने फटाफट उसको पास करवाया और जगह वहां दी जहां आप देखते हैं कितना भव्य एक बना है। जो बाकी बातें हैं देखिए, फौज कभी पॉलिटिसाइज नहीं होती ना, हमारे फौजी अफसर जो है आज तक आपने देखा कि हालांकि आप साथ में जितने हमारे मुल्क हैं उनके अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, रोज कू हो रहे हैं, कहीं म्यांमार में, पाकिस्तान में तो है ही, अभी भी सारा चल रहा है, बाकी जगह भी। पर हिंदुस्तान की फौज जो है वो टोटली अपॉलिटिकल है, वो नहीं चाहती कि पॉलिटिक्स में आए, वो चाहती है कि हमें जो हमारा टास्क है कि हमारे देश को हमने किस तरीके से दुश्मनों से बचाना है, उसकी क्षमता के लिए हमें जो चीजें चाहिए, हमारी जो डिमांडें हैं वो आप पूरी करिए। अब आप देखिए क्या हुआ, क्या परचेज के अंदर कितना एक लंबा प्रोसीजर होता था। इस गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है जी 500 करोड़ तक की पावर दे दी चीफ ऑफ स्टाफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। और ये वन टाइम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है कि आप 500 करोड़ रुपए खर्चे, कोई बात नहीं आपको और मिल जाएगा। तो एक चीज तरीके से जितनी हमारी शॉर्टेजेस थी, जितनी हमारी जो बाकी काम थे वो भी सारे होते रहे, हमारा वेलफेयर के लिए भी करते रहे। तो एक मैं कहूंगा 2014 से पहले और 2014 के बाद में एक हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत सी चेंज सिस्टम आया है, और ये मैं कहूंगा देश के लिए अच्छा है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से हमारी फौज जिस हिसाब से चीन घुसा था लद्दाख के एरिया में, किस हिसाब से एकदम हमने उसका मुकाबला किया और एकदम हमने ये जो कार्रवाई जो एक बिल्डअप किया, चीन को मुंह तोड़ वहां जवाब दे दिया, उसको बता दिया कि वो कुछ नहीं ऐसी बातें कर सकता। तो ये चीजें नहीं होती कि अगर हमारा जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही नहीं होता। और अब आप देखिए टनल देख लीजिए, जोजिला बन गया है, सेला बन गया है, रोहतांग बन गया है, और टनल्स बन रहे हैं, और इतनी एक रेलवे लाइन जो है अब लद्दाख तक भेजने का प्रपोजल है, और मेरे को यकीन है कि जल्द ही हो जाएगा। तो ओवरऑल जो अगर आप देखें जो एक आर्म फोर्सेस की तरफ से मैं कहूंगा कि हम काफी अच्छे हैं, और ये गवर्नमेंट सुनती है आर्म फोर्सेस की बात कि भाई क्या जरूरत है और उसको किस हिसाब से टैकल करना है।
बिल्कुल मजबूत हुए हैं पहले से, क्योंकि आपने जितनी भी बातें बताई हैं उनको सुनकर यही समझ में आ रहा है कि कितना बदलाव सेना ने ही महसूस किया है। अरविंद विद्रोही जी, उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में कल का सरकार का ये फैसला, उसके अलावा अनिल गौड़ जी ने इतनी तमाम बातें बताई हैं कि किस तरीके से बदलाव हुए, क्या कुछ सुविधाएं जो हैं सेना को मुहैया कराई गई, एक बड़ी यहाँ पर योजना भी इसे कह सकते हैं, एक बदलाव की सुगबुगाहट भी कह सकते हैं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि सेना हमारी मजबूत हो, हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में इसका असर नजर आएगा? देखिए, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर आपका सवाल है जी। तो चुनाव में परिणाम आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो फैसले हैं ये देश के जितने जवान हैं, फौजी जवान हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उनसे और उन परिवार से भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले लोग संतुष्टि भरा ही नहीं, हर्ष भरा है, आनंद भरा है। और ये स्वीकारोक्ति है आज भारत के जनमन की, जो जो फौज के सिपाही, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, या अंदर हो, बाहर हो, विदेशों में भी भारत के सैनिकों को विभिन्न मुहिम पर भेजा जाता है। उनसे जो आत्मिक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए प्रसन्नता भरा कदम है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस देश को संभालना है, संवारना है और आगे बढ़ाना है। तो मैं हमारे बीच में आज वार्ता में आदरणीय हमारे हैं, इस देश के हर नागरिक को सैन्य जितनी गतिविधियां हैं, जितने भी आपके पराक्रम के हैं, वो किससे सुनाए पढ़ाए नहीं जाने चाहिए। क्या इस देश के एक एक नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग एक अनिवार्य कक्षा होनी चाहिए शारीरिक दक्षता की, कि देश को कभी भी आपकी जरूरत पड़े तो आप मिलिट्री में आ सके। नौकरी की बात नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर। और उससे होगा क्या कि एक भावनात्मक लगाव होगा कि हम देश के लिए लड़ सकते हैं। जिनके अंदर देश के लिए मिलिट्री फौजी जज्बा नहीं है, वही सवाल उठाएंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों को मजबूती देने वाला। साफ साफ संगीत है कि ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से लड़ने वाले लोगों का नाम ही इंडिया गेट पर दर्ज है। वो अमर ज्योति वहां पर टेम्परेरी लगाई गई थी। देश के आजाद भारत के सारे शहीदों के नाम, फौजी शहीदों के नाम, मां भारती के अमर सपूतों के नाम हमारे एकमात्र नए बने युद्ध मेमोरियल में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में है। तो वो अमर ज्योति भी जो इंडिया गेट पर टेम्परेरी थी, वहां पर वो विलीन कर दी गई है। इससे उसी को आपत्ति है। मेरा स्पष्ट कहना है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच के, विदेशियत के, अंग्रेजियत के पोषक हैं, वही कह रहे हैं हम फिर से वो लौ जलाएंगे। वो लौ बुझी ही नहीं है, वो लौ तेज प्रज्वलित हुई है। सारे शहीदों की आत्माओं को एक साथ वहां पर प्रज्वलित किया गया है। सबके परिवार जो भी दिल्ली घूमने जाएगा वो वहां पर जाकर के नमन करेगा, नतमस्तक होगा। वो उस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशालकाय प्रतिमा लग रही है जहां पर लॉर्ड पंचम खड़ा होता था। ये तकलीफ हो रही है ब्रिटिश साम्राज्यवादी के पोषक को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिन्होंने कांग्रेस के उस समय लोगों को हराया था और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद देश को अभी जानना पड़ेगा सारे लोगों को कि वो कौन आदमी था जिसने कहा था अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार से लड़ने आएंगे आजाद हिंद फौज को लेके तो मैं उनके खिलाफ तलवार लेके लड़ूंगा। जानती हैं किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था। ये बौखलाहट है कांग्रेस के लोगों की कि राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम, उनकी प्रतिभा, उनका किया हुआ कार्य भी अब धीरे धीरे आम जनता के सामने आएगा। और फौज का हर सिपाही आजाद हिंद फौज के उस नायक की तस्वीर देख करके और अमर युद्ध को एकीकृत विलीन देख करके, युद्ध स्मारक अपना देख करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और देश का खुद ही नागरिक जो फौज के लोगों से आत्मिक स्नेह रखता है, वो बारम्बार नमन कर रहा है, उनके परिवारों को धन्यवाद दे रहा है, उस माँ की कोख को बार बार धन्यवाद दे रहा है कि आपने हमारी रक्षा के लिए, देश की सरहद की रक्षा के लिए एक सपूत जना था। हम घर में आराम से आप तभी रह पा रहे हैं जब माँ भारती के अमर सपूत फौज में सेवा करते हुए हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अपने घर से एक एक आदमी फौज में भेजने की शुरुआत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हमारे शहीदों की पवित्र आत्माओं की।
बिल्कुल अरविंद विद्रोही जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ और हमारे देश की जनता भी समझती है कि क्या सही है क्या गलत है। वीर सेनानियों का सम्मान करना हर कोई जानता है, किसी के धरना प्रदर्शन करने या धमकियों से वीर सेनानियों का सम्मान करना अभी देश की जनता नहीं सीखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति को लेकर अभी तक बवाल मचा हुआ है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और अमर जवान ज्योति की ये जो लॉ है वो एक बार फिर से जला कर रहेंगे। हालांकि हमें ये समझना होगा कि लॉ भुजाई नहीं गई है, बस उसका विलय किया गया है।